तो आते हैं मार्केट डिमांड कर्व में। मार्केट डिमांड कर्व क्या बोलता है? It's a sum of individual demand for a product at a price per unit of time. I guess तुम लोग सब भी इस चीज से अग्री करते हैं, बिकॉज अभी जो तुमने डिमांड शेड्यूल बनाया था तो तुम लोग खुद अपने आंखों से देखा था कि मार्केट डिमांड कैसे लाते थे। सारे इंडिविजुअल डिमांड्स को डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे ऐड कर देते थे और निकल जाता था मेरा मार्केट डिमांड। सो मार्केट डिमांड पर भी कैसे ऑब्टेन होगा? ऐसे सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फॉर प्रोडक्ट एट अ प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, तो याद है पहले क्लास 11-12 में तुम लोग को अलग से दो इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स बनाया जाता था, फिर मार्केट डिमांड कर्व प्लॉट करवाया जाता था। हम लोग अभी डायरेक्टली मार्केट डिमांड कर्व प्लॉट कर देते हैं। हम लोग इधर डायरेक्टली मार्केट डिमांड कर्व प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो मार्केट डिमांड कर्व का जो लास्ट एग्जांपल दिए थे मार्केट डिमांड शेड्यूल का, उसी के वैल्यूज को हम प्लॉटिंग। तो प्राइस क्या था? 10, 20, 30, 40 एंड क्वांटिटी डिमांड वाज 7, 9 ऐसा ना। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो जब प्राइस मेरा 40 था तो मेरा डिमांड था 7। जब मेरा प्राइस 30 था तो डिमांड हो गया 9 ना, 9। जब 20 था तो मेरा डिमांड हो गया 11 और जब 10 था तो मेरा डिमांड क्या था? 13। थोड़ा ऊपर। हाँ, तो मेरा ये जो ज्वाइन करने से ऑब्टेन हो गया मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, तो ज्वाइन करने से मेरा जो कर्व ऑब्टेन हुआ वो हुआ मार्केट डिमांड कर्व। तुम लोग देखो मार्केट डिमांड कर्व का अगर हम शेप के बारे में बात करें तो मेरे को एक दो चीज बताओ। मार्केट डिमांड कर्व का स्लोप क्या है? बताओ, व्हाट इज द स्लोप ऑफ मार्केट डिमांड कर्व? मैम डाउनवर्ड। सॉरी मैम डाउनवर्ड। वेरी नाइस। तो मार्केट डिमांड कर्व का स्लोप क्या है? डाउनवर्ड या नेगेटिव? अब देखो, तुम लोग देखना मार्केट डिमांड कर्व जो होता है ना वो कंपैरेटिवली फ्लैटर होता है एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। अगर तुम इसको कंपेयर करें और इसको कंपेयर करें तो ये देखना थोड़ा फ्लैटर होगा। हालांकि मेरे डायग्राम में वो उतना विजिबल नहीं है बिकॉज हम प्रॉपर स्केल पेंसिल से ड्रॉ नहीं किए तो मेजरमेंट थोड़ा बहुत इधर उधर है। But when you draw it properly, you will see that market demand curve is comparatively flatter as compared to the individual demand curves. ठीक है, मार्केट डिमांड कर्व का क्या स्लोप था? नेगेटिव लिख लो। चलो दूसरा क्या लिख सकते कि मार्केट डिमांड कर्व इज नथिंग बट, क्या हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं? हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ So market demand curve is horizontal summation of individual demand curves. Can I write this? कोई अग्री करता है मेरे साथ कि मार्केट डिमांड कर्व इज नथिंग बट अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स? यस मैम। क्योंकि देखो मार्केट डिमांड कर्व क्या है? प्राइस तो वही है बट हम लोग क्वांटिटी डिमांड को ऐड कर रहे थे ना सारे इंडिविजुअल्स का। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे तो आप डिमांड ही प्लॉट कर रहे हो और वो डिमांड इंडिविजुअल्स का ऐड करके तो आपको मार्केट डिमांड कर्व मिल रहा है। तो दैट इज व्हाई ये याद रखना मार्केट डिमांड कर्व को ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट्स अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। So here we complete our part of demand curve. Please copy kar lo. I am giving you 1 minute and then we will move on to our next topic, that is reasons behind downward sloping of the demand curve.
चलो तो अब हम लोग करते हैं रीजंस बिहाइंड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। हो गया सबका कॉपी? हम सब कोई भी ऐसा है जिसको कॉपी नहीं हुआ है? चलो ठीक है। इसके पहले कोई मेरे को लॉ ऑफ डिमांड बताओ तो क्या था? जल्दी से कोई एक इंसान बोलो लॉ ऑफ डिमांड क्या था? मैम, if the price of the commodity falls, the commodity market for a commodity rise, and if the price of the commodity rises, then the थोड़ा लाउड commodity. बाबू, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है हमको। मैम, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगा, एंड अगर प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाएगा। सेटिरस पैरिबस, ठीक है, ये भी बोलना। ठीक है, चलो तो अब हम लोग करते हैं रैशनल बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर मेरा प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, पहला रीजन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये पहला रीजन है जिसके वजह से ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड घटता है, प्राइस घटने से डिमांड बढ़ता है। नाउ टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? चलो यूटिलिटी का पहले मतलब बताओ। मैम सेटिस्फैक्शन, मैम किसी भी कमोडिटी को, मतलब किसी कमोडिटी को जब हम परचेस करते हैं तो उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। वेरी गुड। सो यूटिलिटी इज नथिंग बट बॉन्ड सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। याद नहीं रहेगा तो लिख लो, यूटिलिटी इज बॉन्ड सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो कमोडिटी कितना हद तक हमको सैटिस्फैक्शन दे रहा है वो होता है यूटिलिटी। ठीक है, वो कमोडिटी का यूटिलिटी। अब तुमको पता है एक्चुअली हम लोग ये जो यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये हम अपने सेकेंड यूनिट में करेंगे इस चैप्टर के, बट अभी मेरे को थोड़ा ब्रीफ आइडिया देना होगा बिकॉज ऑलरेडी आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली is the relation here with the demand। तो उसके लिए you know कि यूटिलिटी एक ऐसा चीज है यार जो हम लोग मेजर नहीं कर सकते ना। हमको एक आइसक्रीम खा के कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हम थोड़े बोल सकते हैं देखो मेरे को ना एक 10 रुपया चिप्स का पैकेट खा के 10 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। लोग सोचेंगे पागल है क्या या इकोनॉमिस्ट है फिर तो अगर ऐसा बात कर रही है। तो रियलिटी में यूटिलिटी को नहीं मेजर किया जा सकता, बट इकोनॉमिक्स में एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इकोनॉमिक्स बोलता है कि यूटिलिटी को ना मेजर किया जा सकता है। मार्शल जी का नाम सुने? मार्शल इकोनॉमिस्ट जो थे वो ये कॉन्सेप्ट निकाले थे और वो बोले थे कि यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हो और आप यूटिलिटी के लिए ना कोई यूनिट निकाले, यूटिल्स, UTILS, यूटिल्स। तो वो बोले थे कि आप यूटिलिटी को ना यूटिल्स में मेजर कर सकते हो। जैसे अपने डिस्टेंस को किलोमीटर्स में मेजर कर सकते हैं वैसे ही अपने यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोला कि अगर हम एक चिप्स का पैकेट खा रहे तो हम बोल सकते हैं कि मेरे को 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन को एक चिप्स का पैकेट दिया। सो दैट इज व्हाट इज दैट इज हाउ वी मेजर यूटिलिटी। ठीक है, सो दो कॉन्सेप्ट है, वन इज टोटल यूटिलिटी एंड द अदर इज मार्जिनल यूटिलिटी एंड बोथ कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। ठीक है, टोटल यूटिलिटी मतलब हमको टोटल कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एक कमोडिटी कंज्यूम करने से। तो चलो अभी हम एक सिनेरियो इमेजिन करवाते हैं तुम लोग से। स्कूल में क्लासेस चला था इन लोग, तुम लोग का स्कूल टाइम तो ओवर हो गया, याद भी आएगा काफी। ठीक है, तो स्कूल टाइम में क्या होता था, पहला 4 पीरियड के बाद यूजुअली ब्रेक टाइम होता था। तो पहला 4 पीरियड जब पढ़ लेता था उसके बाद इतना भूख लगता था या नहीं? तो कहाँ भागते थे लोग? कैंटीन भागते थे, राइट? तो कैंटीन में गए, इतना भूख लग रहा है, इतना भूख लग रहा है कि और कुछ नहीं दिखा, एक प्लेट ऑफ मैगी दिखा या चिप्स लेते तुम। ठीक है, अभी वरना तुम लोगों को खाने पीने का मन कर जाएगा। तो चलो एक चिप्स का पैकेट खरीद और हम बोले कि वो चिप्स का पैकेट ना हमको सेटिस्फैक्शन दिया 10 यूटिल्स का। ठीक है, टोटल सेटिस्फैक्शन, ये बहुत भूख लग रहा था यार, तो
4 क्लास के दिमाग खराब हो गया, चलो एक चिप्स का पैकेट खरीदे, 10 न्यूटन का सेटिस्फैक्शन मिला, तो अभी भी ना पेट नहीं भरा, और घर से तो टिफिन लाएंगे नहीं, क्लास 12 में कैंटीन में ही खाएंगे, तो पेट नहीं भरा, तो सोचे चलो और एक चिप्स का पैकेट ले लेते हैं। अब क्या हुआ ना, जब आप दूसरा चिप्स का पैकेट लिए तो आपका दोनों चिप्स का मिला के जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो कितना हो गया, 17। इमेजिन करो, ठीक है, फिर भी पेट नहीं भरा यार, हम खा रहे, मेरे साथ में कुछ लोग भी आ जा रहे खाने थोड़ा बहुत, या फिर हमको बहुत ही ज्यादा भूख लग रहा है, ठीक है, तो हम और एक चिप्स का पैकेट लिए, अगर हम और एक चिप्स का पैकेट लिए तो मेरा सेटिस्फैक्शन इमेजिन करो, टोटल सेटिस्फैक्शन के बारे में हम टॉकिंग, वो 21 न्यूटन्स हो गया, ठीक है, फिर भी पेट नहीं भर रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि खा ही नहीं है जन्म जन्म तक, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, तो इमेजिन करो और एक चिप्स लिया तो टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ 22, फिर भी लगा कि यार और एक खा लेते, बट यार पेट है, गोदाम तो है नहीं, एक पॉइंट आएगा ना जब सैचुरेशन पॉइंट होगा, ठीक है, उसके बाद देखो जब फोर्थ पैकेट खाए ना तभी भी मेरा टोटल सेटिस्फैक्शन 22 है, फिफ्थ खाए तभी भी देखो मेरा टोटल सेटिस्फैक्शन 22 है। अब ये जो टोटल सेटिस्फैक्शन है जो चेंज नहीं हुआ, क्या हम बोल सकते हैं ये मेरा सैचुरेशन पॉइंट था, दिस वाज माय नथिंग बट द सैचुरेशन पॉइंट, राइट। इसके बाद तुमको क्या लगता है, अगर दूर से भी दुकानदार भी हमको बोला, कैंटीन वाला देख के बोला ये बच्चा तो बहुत एवरीडे का कस्टमर है मेरा और आज तो इसको बहुत भूख लग रहा है, चलो हम खुद ही फ्री में उसको एक चिप्स का पैकेट दे देते हैं, तो बच्चा फ्री में मिलेगा तो ठीक है, बोला ठीक है हम भी खा लेते हैं, और एक खाया, बट पता है फिर क्या होगा, यूटिलिटी बढ़ने के बदले कम जाएगा मतलब ऐसा पॉइंट है कि भाई पेट एकदम गले तक पहुंच गया मेरा चिप्स, ठीक है, और एक चिप्स का पैकेट लेके ना तो यूटिलिटी देने के बदले वो ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि मेरे को मे बी वॉमिटिंग जैसा फील हो, ऐसा कंडीशन होगा, ठीक है, तो ये है मेरा टोटल यूटिलिटी का कॉलम कि टोटल आपको कितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है डिफरेंट यूनिट्स ऑफ चिप्स, ठीक है। अब जो हम कॉलम में मूव ऑन कर रहे हैं दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हारा क्या बोलता है, मार्जिनल वर्ड कभी पीछा नहीं छोड़ता, इकोनॉमिक्स में बोलता है कि एडिशनल तुमको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है हर एक यूनिट कमोडिटी कंज्यूम करके, एडिशनल सेटिस्फैक्शन दैट इज एमयू, ठीक है। सो टेल मी, जब हम एक चिप्स का पैकेट खाए, जब हम कोई चिप्स का पैकेट नहीं खाए थे, सपोज हम जब कुछ भी नहीं खाए थे, तो मेरा जब हम कुछ चिप्स नहीं कंज्यूम किए थे तो मेरा सेटिस्फैक्शन भी तो 0 ही था ना, जब हम एक चिप्स का पैकेट खाए मेरा सेटिस्फैक्शन कितना से बढ़ गया 10, तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी पहला चिप्स का क्या होगा 10, ठीक है। नाउ टेल मी, कोई भी बोलो सेकंड चिप्स का मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, एडिशनल हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और एक चिप्स का पैकेट खा के, 7 प्रीति बोल रही है 7, विकास तुम क्या बोल रहे हैं, मैम 7। रोनित तुम्हारा क्या व्यू है, 7 अनिरुद्ध तुम्हारा 7 ही होएगा। 7, वेरी गुड। तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन क्या होगा 7, कैसे आया 17 माइनस 10, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर और एक चिप्स का पैकेट है तो एडिशनल कितना होगा 4, फिर और एक है तो 1, फिर 0, फिर तो नेगेटिव, ठीक है। तो सॉरी लिख नहीं आ रहा नीचे का, हाँ, तो मेरा अब एक चीज ऑब्जर्व कर है, ये जो एडिशनल यूटिलिटी है ये कम होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम और चिप्स का पैकेट लेते जा रहे हैं वैसे वैसे मेरा जो एडिशनल यूटिलिटी है वो कम होते जा रहा है, और इसी पे ना एक लॉ बन गया था जिसको बोला गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मार्शल निकाला था, तो लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता था कि आप जैसे जैसे एडिशनल कमोडिटी खरीदोगे आपका जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है वो कम होते जाएगा, वो कम होते जाएगा, तो उसी पे एक लॉ बन गया, उसको लॉ ऑफ डीएमयू बोलते हैं, ठीक है। तो तुम लोग एक बार ना लॉ ऑफ डीएमयू होता क्या है प्लीज मैम एक बार फिर से बोल दीजिए मैम, हम समझ नहीं, मैम समझे नहीं मैम, एक बार फिर से।
हाँ, लॉ ऑफ टीएमयू क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप एक एक यूनिट और खरीदते जाते हो कमोडिटी का, आपका जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलते रहता है वो कम होते रहता है। देखो हम जैसे जैसे एक और चिप्स का पैकेट खाए, मेरा जो एडिशनल हमको यूटिलिटी दे रहा है वो तो कम होते जा रहा है ना। पहले 10 था, फिर 7, फिर 4, तो अब मेरे को सेटिस्फैक्शन कम दे रहा है जैसे जैसे हम और चिप्स खाते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी को अगर हम लोग इंग्लिश में प्रॉपर्ली फ्रेम कर दे तो मेरा एक लॉ बनता है जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ टीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब समझ में आया? यस मैम। तो चलो लॉ लिखवाते, एक सेकेंड दो, डिक्टेट करेंगे लॉ, प्लीज लिख लो। चलो ठीक है, द एडिशनल बेनिफिट, देखो हम ये नेक्स्ट यूनिट का भी कुछ कुछ अभी कवर कर ले रहे हैं, तो ये फिर अच्छे से समझो। द एडिशनल बेनिफिट which a person derives, the additional benefit which a person derives from a given increase, the additional benefit which a person derives from a given increase, from a given increase in the stock of a thing, in the stock of a thing. So the additional benefit which a person derives from a given increase in the stock of a thing diminishes, diminish होते रहता है, diminishes with every increase in the stock, diminishes with every increase in the stock that he already has, that he already has. So the additional benefit which a person derives from a given increase in the stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. That he already has. सब लोग लिख लिया लॉ ऑफ टीएमयू क्या होता है? चलो ठीक है, तो देखो, तो ये लॉ समझ में आ गया। अब ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है क्यों ऐसा हो रहा है कि मेरा यूटिलिटी कम होते जा रहा है? रीजन क्या है? कॉमन सेंस लगाओ। सेटिस्फैक्शन मिल जा रहा है। हाँ जी मैम, सेटिस्फैक्शन कंप्लीट हो जा रहा है मेरा। हाँ, सेटिस्फैक्शन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस इंटेंसिटी के साथ तुम ब्रेक टाइम में नीचे जाके पहला चिप्स का पैकेट खाया, क्या उस इंटेंसिटी के साथ तुम थर्ड पैकेट भी खाया होगा? ऑब्वियसली नॉट ना, क्योंकि पहले जो भूख लगा होगा एक चिप्स का पैकेट खाके जो संतुष्टि मिला होगा, क्या वो दूसरा पैकेट खा के मिला होगा? उस लेवल का तो नहीं मिला होगा। ठीक है, जब इतना भूख लग रहा है पहला निवाला जाता है तो कितना सेटिस्फैक्शन देता है, बट क्या दूसरा उतना देता है? नहीं देता है। तो जैसे जैसे एक एक और चिप्स का पैकेट खा रहे, देखो हर एक एडिशनल यूनिट कम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, क्योंकि इंटेंसिटी या डिजायर मेरा कम होते जा रहा है। तो अब मेरे को एक बात बोलो, क्या तुम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि तुम्हारा यूटिलिटी ना कम होते जा रहा है, तो क्या तुम उतना ही रेडी होगे एक कमोडिटी के लिए पे करने को? सपोज तुम पहला चिप्स का पैकेट 10 रुपए में खरीदे, ठीक है, दूसरा पैकेट भी चलो ठीक है 10 रुपए में खरीद लिया, या तीसरा पैकेट जब तुम देख रहे हो कि भाई देखो ये कमोडिटी उतना सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा, तो क्या तुम तभी भी उतना ही पे करने को रेडी होगे, या सोचोगे यार नो मैम। ये सेटिस्फैक्शन नहीं? तो ये दिमाग में आएगा ना क्वेश्चन। तो अब इसको हम रिलेट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड से। तो क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना प्लीज, जैसे जैसे क्वांटिटी डिमांड बढ़ जा रहा है वैसे वैसे यूटिलिटी घट रहा है।
और जैसे यूटिलिटी घट रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि आई एम लेस विलिंग टू पे फॉर दैट कमोडिटी. सो आई एम लेस विलिंग टू पे फॉर दैट. हमको उतना मन नहीं करेगा पे करने का, तो हम उतना प्राइस देने को रेडी नहीं होंगे. तो जैसे जैसे मेरा क्वांटिटी बढ़ेगा हम कम से कम प्राइस देने को रेडी होंगे. क्यों ऐसा? क्योंकि मेरे को यूटिलिटी नहीं मिलेगा. जैसे जैसे हम और कंज्यूम करते जाएंगे उतना यूटिलिटी नहीं मिलेगा, यूटिलिटी कम होते जाएगा. So I will also be less willing to pay that commodity. I would be less willing to pay for that commodity. तो जिसके वजह से you can establish एक indirect relation between the demand and between the price that you are willing to pay. So inverse relationship establish हो गया ना, वही तो law of demand है. So that was your first point, law of DMU. क्या ये क्लियर है सबको? क्रिस्टल क्लियर, मतलब लाइफ में भूलना ही नहीं चाहिए, ऐसा क्लियर होना चाहिए. बैंडेज लगा के भी ना भूलो. बोलो सबको क्लियर है? थम्स अप दिखा दें. रौनक, प्रीति, रियलमी, रौनक, श्रुति, सौरभ क्लियर है? सौरभ, विकास को क्लियर है, सौरभ को भी क्लियर है. ठीक है, चलो ठीक है. सो ये तो मेरा लॉ ऑफ डीएनए. नेक्स्ट जो हम रीजन बताएंगे, अच्छा इसको इरेज कर दे या फिर तुम लोग कॉपी कर रहे हैं? जल्दी बोलो. इरेज कर दे आप. अब नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट जो पॉइंट बताएंगे दैट इज इनकम अफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट. अच्छा, जिसको टुगेदर प्राइस अफेक्ट बोलते हैं, जिसको टुगेदर प्राइस अफेक्ट बोलते हैं, तो हेडिंग दे दो प्राइस अफेक्ट. प्राइस अफेक्ट इज एक्चुअली नथिंग बट इनकम अफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट. प्राइस अफेक्ट मतलब यही बता रहे हैं कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड घटता है और प्राइस घटने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है. ठीक है, तो ये है मेरा प्राइस अफेक्ट. तो कैसा प्राइस अफेक्ट है? नेगेटिव प्राइस अफेक्ट. नेगेटिव है ना, इंडायरेक्ट है, मतलब नेगेटिव प्राइस अफेक्ट है. तो कभी कभी प्राइस अफेक्ट को ऐसे भी बोल दिया जाता है, नेगेटिव प्राइस अफेक्ट. तो देखो ये दो फॉर्म में हो सकता है, इनकम अफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट. तो अभी हम लोग जो करेंगे ना वो करेंगे इनकम अफेक्ट. अभी कुछ कॉपी मत करना, अभी सिर्फ जो हम बोलेंगे सिर्फ सुनने में ध्यान देना. हम कॉपी करने का एम्पल टाइम देंगे तुम लोग को. ठीक है, देखो दो टाइप का इनकम अफेक्ट में क्या हो रहा है ना. हम लोग पहले तो इनकम अफेक्ट पॉइंट एक्सप्लेन करने के पहले आई वुड जस्ट लाइक यू ऑल टू अंडरस्टैंड दो टाइप का इनकम होता है. दो टाइप का इनकम होता है. ठीक है, एक होता है नॉमिनल इनकम, एक होता है रियल इनकम. ठीक है, इनकम दो टाइप का होता है, एक होता है नॉमिनल, एक होता है रियल. नॉमिनल इनकम मतलब तुम अगर ज्यादा कमाने लगा दैट इज नॉमिनल इनकम. पहले 1000 कमाता था 2000 कमाने लगा तो वो तो नॉमिनल इनकम बोलते हैं. रियल इनकम क्या होता है ना, रियल इनकम इंसान का तब होता है जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी कम हो जाता है. जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी कम हो जाता है तब रियल इनकम होता है. तो इमेजिन करो मम्मी बोली तुम लोग को कि जाओ बेटा एप्पल्स ले आओ. ठीक है, 120 रुपया थमा रहे.
पहले एप्पल्स का 2 kg एप्पल 60 का 120 में आता था, ये लो 120 रुपीज लो, ठीक है। तो यू रिसीव 120 रुपीज एंड मम्मी जब पहले खरीदी थी तो पर केजी 60 रुपीज का आता था, तो मम्मी बोली ले लो 2 kg खरीद के ले आओ। तो मार्केट में गए, तुम देखे कि एप्पल्स का ना प्राइस अब 100 रुपया हो गया। मतलब अब तुमको 100, पहले 120 में 2 kg मिलता था, 100 में 2 kg मिलेगा, ठीक है। तो प्राइस क्या हुआ, घट गया ना, तो एक अलग लेवल का खुशी होगा, अरे प्राइस घट गया, मतलब देखो इनकम हुआ, सोचे थे 120 निकल कितना गया 100 रुपया। तो जो 20 रुपया बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, जो मेरा इनकम हुआ इधर, दैट इज रियल इनकम। ये जो रिडक्शन हुआ 20 रुपया जो हुआ ना, वो मेरा रियल इनकम हो गया। तो रियल इनकम तब होता है जब खुद के कमोडिटी का प्राइस गिर जाता है, तब कैसा इनकम होता है, रियल इनकम। तो अब क्या है, अब जो ये 20 रुपया बच गया, तुम इससे क्या कर सकते हो, तुम इससे और 2-3 एप्पल्स खरीद सकते हो, या तो तुम क्या कर सकते हो, ये पैसा सेव करके मे बी कुछ और गुड खरीद दो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ईदर यू कैन buy more of apples or what you can do is you can buy any other good. Anyways क्या होगा, डिमांड तो बढ़ेगा, तो ये अल्टीमेटली क्या हुआ, प्राइस घटा तो रियल इनकम बढ़ा, रियल इनकम बढ़ेगा तो अज्यूम करो तुम सपोज ये जो 20 रुपया बचा मम्मी को खुश करेंगे और 2 एप्पल्स खरीद के ले आए, ठीक है, तो तुम्हारा जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये देखो प्राइस घटने से अल्टीमेटली डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों ऐसा, क्योंकि कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ जा रहा है, इसी को बोलते हैं इनकम अफेक्ट। तो जब भी प्राइस घटता है ना, पता है इनकम अफेक्ट बोल के एक चीज मैजिक होता है, दैट इज योर इनकम अफेक्ट। लोगों का रियल इनकम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या है, वो या तो और गुड खरीदेंगे, या तो वो क्या खरीदेंगे, या तो वो क्या करेंगे, उसी कम पैसा में ज्यादा गुड खरीद पाएंगे, ठीक है, एक ही बात है दोनों। तो दैट इज योर इनकम अफेक्ट। समझ में आ गया, तो ये एक बार कॉपी करो और इनकम अफेक्ट एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या डिक्टेट करें, बट उसके पहले कॉपी कर लो ये एग्जाम्पल, तो याद रहेगा। So income effect is what डेफिनेशन हम लिख देते हैं ताकि तुम लोग कॉपी कर पाए। So it is the effect of change in price. It is the effect of change in price on the real income of the consumer. On the real income of the consumer. Ceteris paribus. बाकी सारे फैक्टर्स को अभी कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं। Ceteris paribus. So basically क्या हुआ, मेरा प्राइस घटा तो रियल इनकम मैजिक हुआ, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गया, तो इसी अफेक्ट को बोलते हैं इनकम अफेक्ट। क्लियर है सबको? ठीक है, कॉपी हो गया इनकम अफेक्ट। मैम जस्ट अ सेकंड। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन है, नॉर्मल गुड्स का इनकम अफेक्ट कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? लास्ट क्लास में बताए भी थे। नॉर्मल गुड्स का Positive. इनकम अफेक्ट पॉजिटिव 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 मैम।
बोलो, रियल गुड्स का इनकम इफेक्ट क्या होता है? सॉरी, रियल गुड्स क्या बोल रहे हैं, इंफीरियर गुड्स का इनकम इफेक्ट क्या होता है? मैम Negative. नेगेटिव मैम, नेगेटिव। Yes. तो नेगेटिव। हमेशा याद रखें, नॉर्मल गुड्स का पॉजिटिव और इंफीरियर गुड्स का नेगेटिव। तो ये था इनकम इफेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो करते हैं वो करेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तुम लोग का किया है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नथिंग बट ये बता रहे हैं कि दो सब्स्टिट्यूट्स है, अगर कोई कमोडिटी है जिसका क्लोज सब्स्टिट्यूट है, जैसे टी एंड कॉफी, so tea has a close substitute that is coffee. So now imagine tea and coffee hai, so if price of tea increases, we know price of tea बढ़ेगा तो demand for tea पे क्या असर आएगा? टी का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा? टी का डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। क्यों होगा ऐसा? क्यों ऐसा होगा? लॉ ऑफ मैम डिमांड में दूध के जगह पे कॉफी कंज्यूम करना। लॉ ऑफ डिमांड इज यस इट्स अ रीजन, बट एक और मेन रीजन है ना, वो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट क्यों हो रहा है पता है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसका प्राइस बढ़ने से डिमांड घट रहा है। रीजन कुछ और है। रीजन है क्योंकि टी का एक क्लोज सब्स्टिट्यूट है दैट इज कॉफी। टी का एक क्लोज सब्स्टिट्यूट है दैट इज कॉफी। दैट इज व्हाई ये ऐसा हो रहा है। ऑब्वियसली लॉ ऑफ डिमांड इज ऑपरेटिंग, बट लॉ ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेट हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट व्हिच इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बिकॉज वी आर सेइंग कि टी का तो सब्स्टिट्यूट है ना कॉफी, तो अगर प्राइस टी का बढ़ेगा तो लोग कॉफी ज्यादा डिमांड करेंगे क्योंकि टी महंगा लगेगा। तो अगर लोग कॉफी ज्यादा डिमांड करेंगे तो ऑब्वियसली टी का तो डिमांड कम होना ही है, ठीक है। तो उसके वजह से लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई वी कैन सी दिस इफेक्ट, ठीक है। सो दैट इज टी एंड कॉफी। सो यही मतलब इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखो अब इनवर्स रिलेशन तो एस्टैब्लिश करता है ना, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज उस कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स है। तो जिस भी कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट होते हैं ना, उसके केस में ऐसा हम लोग अक्सर देखते हैं, और इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जब किसी कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट होता है। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी के केस में ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क नहीं करेगा बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। तो जिस कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट होता है उसमें ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क करता है, एंड उसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है। एंड तब हम देख पाते हैं कि देखो इनवर्स रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है। तो अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता क्या है? तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, it is the effect of change in price on the demand for its substitute good. That is my substitution effect. कॉपी कर लो इसको जल्दी। एंड ये इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को मिला के ऐड करके मेरा प्राइस इफेक्ट बनता है। तो ये प्राइस इफेक्ट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दिस मींस ये जो प्राइस इफेक्ट वर्क करता है, ये वर्क करता है बिकॉज ऑफ दिस टू फैक्टर्स, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो प्लीज ये भी लिखना मत भूलना, एमसीक्यू में आ गया तो
हो गया सबका कॉपी करना? एंड री लॉग इन कर लेना, 2 और पॉइंट बचा है तो 10 मिनट्स का और क्लास है तो प्लीज री लॉग इन कर लेना, मीटिंग अभी भी ओवर हो सकती है।